हेलो एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 10 और अभी तक मैं आपको चैप्टर नंबर 11 तक करवा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 11th क्लास का, जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है ताकि जो फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी है वो रिलीज हो सके। तो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स टू रिलीज द एनर्जी। और बायोलॉजिकली इसको बोलते हैं, जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड मॉलिक्यूल्स का, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन होगा तभी एनर्जी रिलीज होगा और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसमें होता क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसका ब्रेकडाउन होता है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में ट्रैप हो जाती है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एनर्जी करेंसी है सेल की। तो हमने जो फूड खाया उसका ब्रेकडाउन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, उसे और एनर्जी रिलीज हुई, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और वो जो एनर्जी रिलीज हुई इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो ट्रैप्ड होती है एटीपी के फॉर्म में। ओके, अब आता है कि रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। रेस्पिरेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीथिंग के लिए एंड बायोसिंथेसिस के लिए। इन सब में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए रेस्पिरेशन जरूरी होती है। तो एनर्जी रिलीज किस प्रोसेस में होता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट है सोर्स क्या है फूड का रेस्पिरेशन के लिए। तो सबसे पहले आता है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, फिर वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च के फॉर्म में। अभी हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखें तो हम सारा कुछ प्लांट्स का ही देखेंगे। तो सोर्स क्या है फूड का रेस्पिरेशन में? ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। नॉट ऑल प्लांट्स सेल्फ फोटोसिंथेसाइज। सारे प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि कंडीशन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे जहाँ पे जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ प्लांट के उस पार्ट पे क्या होगा? फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। एनिमल्स में क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। फंगाई का जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक क्यों होता है? क्योंकि ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उनसे अपना फूड ये एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या होते हैं? ये वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस होते हैं जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज्ड होंगे। कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स। वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में से भी सबसे मेन कौन सा है? ग्लूकोज वाला। अदर जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है वो है प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, साइट क्या है रेस्पिरेशन का? प्रोसेस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनर्जी जो रिलीज है वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो जब फूड का ब्रेकडाउन हो गया, ये सारा प्रोसेस जो है साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ये इन सब का फोटोसिंथेसिस का वो ये सब है। और एनर्जी लेकिन रिलीज कहाँ होगी? वो होगा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, नेक्स्ट है एटीपी। क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनर्जी करेंसी है सेल की वो क्या है? एटीपी। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुआ फूड के ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन से वो एटीपी में जाके ट्रैप होता है, स्टोर होता है। एटीपी का फंक्शन क्या होता है? ये रेस्पिरेशन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टोर करता है और ये एनर्जी फिर सप्लाई करता है जब भी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की। एनर्जी जो है एक स्टेप में रिलीज नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत सारे रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होगा और वो जो सारे रिएक्शंस होंगे वो कैटलाइज्ड होंगे। ठीक है, एंजाइम कंट्रोल्ड होंगे, एंजाइम उनको कंट्रोल करेगा। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ट्रैप्ड होता है, फिर उसके बाद जो एनर्जी है उसका ब्रेकडाउन होता है ताकि वो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सके। यूजेबल फॉर्म मींस कि जो बॉडी यूज कर सके। ओके, फेट ऑफ एनर्जी रिलीज। जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसका फेट क्या है? फेट मतलब उसका फ्यूचर में क्या क्या काम है। जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन से ऑब्टेन्ड हो रही है वो ग्रोथ के लिए यूज होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगी, बायोसिंथेसिस के लिए यूज होगी, सेल डिवीजन के लिए यूज होता है और मूवमेंट के लिए। फेट क्या है? कार्बन स्केलेटन का। कार्बन स्केलेटन मींस जो कार्बन कंटेन करते हैं वो कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड जो है जो रेस्पिरेशन के टाइम फॉर्म होते हैं वो प्रिकर्सर की तरह एक्ट करेंगे दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए। तो जो भी कार्बन कंपाउंड्स इस टाइम रेस्पिरेशन के टाइम पे फॉर्म होंगे वो प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं अदर बायोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, और वो एनाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं। एनाबॉलिक पाथवे मींस वो पाथवे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म का, जहाँ पे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जहाँ पे कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है। ओके,
नेक्स्ट है एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लाइन। रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है फूड का सेल के अंदर, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज्यादा कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है। प्रोटीन्स, फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। एनर्जी जो होता है वो कंट्रोल्ड एंजाइम कंट्रोल्ड में रिलीज होता है स्टेप वाइज। जितने भी फूड होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओरिजिनेट होते हैं फोटोसिंथेसिस से। ओके, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? यस, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स जो होता है उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इसके बदले वो क्या रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में? CO2 को रिलीज करते हैं। ये देखो उन्होंने O2 को लिया और CO2 को रिलीज किया। गैस एक्सचेंज जो है प्लांट्स में वो कैसे होता है? क्योंकि उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। जो लीव्स पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे स्टोमेटा बोलते हैं, और जो वुडी स्टेम्स होते हैं उन पे लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो गैस एक्सचेंज होगा प्लांट्स में वो स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू होगा। स्टोमेटा लीव्स पे होगा और वुडी स्टेम पे लेंटिसल्स होगा। प्लांट्स को किसी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो हर एक पार्ट है वो परफॉर्म करता है अपना खुद का गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, लीव, स्टेम्स एंड रूट्स जो है वो गैस को इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज करते हैं, मतलब उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। किसको? लीव, स्टेम्स एंड रूट्स। ये प्लांट्स के 3 पार्ट्स है जो कि इंडिपेंडेंटली अपना गैस एक्सचेंज करते हैं। वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर बिटवीन प्लांट पार्ट्स। जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। दूसरा, बहुत ही लो एनर्जी डिमांड है। रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में वो बहुत कम होता है एनिमल्स से, इसलिए जो गैस एक्सचेंज होता है उसका रिक्वायरमेंट भी कम होता है। ऑक्सीजन अवेलेबल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो अंदर O2 रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो इसलिए प्लांट के सेल्स में जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का जो सिचुएशन होता है या कंडीशन होता है वो अराइज नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस। मोस्ट जो लिविंग प्लांट सेल्स होते हैं वो सरफेस के बिल्कुल क्लोज पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट में जितने भी सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स वो बिल्कुल प्लांट के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, इसलिए जो गैस का एक्सचेंज होता है या फिर गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो इजीली होता है प्लांट पार्ट्स में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लांट्स को सेल स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब एडेप्टेशंस क्या है प्लांट्स में गैस एक्सचेंज के लिए? सबसे पहले लीव्स है। लीव्स पे क्या होता है? न्यूमरस स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस में सेल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन है, गैसियस एक्सचेंज है वो इजीली हो जाता है। ये देखो सेल्स यहाँ पे कितने लार्ज स्पेसेस है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टेम्स। स्टेम्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लेंटिसल्स के थ्रू होता है, स्टेम्स या जो भी वुडी स्टेम्स है। और इसमें क्या होता है, जो लिविंग सेल्स होते हैं बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो बार के बिल्कुल नीचे ही प्रेजेंट होते हैं, तो जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो बहुत इजीली हो जाता है। रूट्स पे क्या होता है, यहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स है वो बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं, वो लूजली अरेंज्ड है तो वहाँ पे भी जो गैसियस एक्सचेंज होगा बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस। क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इंटरसेलुलर मींस की जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है और इंट्रासेलुलर मींस जो सेल के अंदर होता है। तो इंटरसेलुलर मींस की सेल्स के बीच में। फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अभी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एड्स गैसियस एक्सचेंज। अब रूट्स में लूज कनेक्शन है पैरेन्काइमा का जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट्स पढ़ लिए। लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज या डिफ्यूजन होता है। वुडी स्टेम या स्टेम पे गैसियस एक्सचेंज या डिफ्यूजन होता है लेंटिसल्स के थ्रू। और जो रूट्स है वहाँ पे किसकी वजह से होता है? क्योंकि पैरेन्काइमेटस जो सेल्स है वो लूजली अरेंज्ड है। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस में होगा? तो ओवरऑल जो रिएक्शन है इसका ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। वो कंबाइन होगा O2 के साथ और क्या फॉर्म करेगा? CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। प्रोडक्ट्स इसमें क्या क्या फॉर्म होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है? जितनी भी एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, अब जो सेल्स है वो एनर्जी को एफिशिएंटली कैसे यूज करते हैं? अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, एक इशू क्या आता है कि अगर जो ग्लूकोज है वो एक स्टेप में ही ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो इसमें क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो लॉस हो जाएगा उसका एज अ हीट। ठीक है, ये कब होगा? जब ग्लूकोज एक ही स्टेप में ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि जो ग्लूकोज होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। वो जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो एंजाइम कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, और एनर्जी जो रिलीज होता है वो एटीपी में ट्रैप्ड हो जाता है और फिर जो एटीपी जो है वो यूजेबल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना रेस्पिरेशन जो है वो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, दैट जो कंजर्व करता है एनर्जी को एज अ एटीपी। प्रोडक्ट्स क्या क्या है रेस्पिरेशन के? रेस्पिरेशन के टाइम रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? रिएक्टेंट्स मींस की जो रिएक्ट करेंगे वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के उसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक कंडीशन।
ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एन से मतलब कि एब्सेंट होगा इसमें ऑक्सीजन। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी रह सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स में क्या होते हैं, ये सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव करेंगे। द अर्लीस्ट सेल्स ऑन अर्थ प्रोबेबली लिव्ड इन एन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अर्लीस्ट, जो पहले बहुत पुराने वाले जो सेल्स हैं वो हो सकता है कि वो ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में रहे हों। ओके, नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, शुगर या ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो इसमें क्या होगा, शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्लाइकोलाइसिस जो है रेस्पिरेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, साइटोप्लाज्म में होता है और ये एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होता है। ओके, तो आप ये चीज याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट अब ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी हम देखेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है वो मैंने भी आपको बता दिया कि इसमें शुगर का स्प्लिटिंग होता है, मेनली ग्लूकोज का। ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। ठीक है, और जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन का पाथवे। अब ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। वो है गुस्तव एम्बिडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नास। तो सबका लास्ट वाला लेके नाम, जैसे एम्बिडेन से ई और मेयरहॉफ से एम, पी से पारस, ठीक है। तो इन तीनों साइंटिस्ट का नाम मिला करके इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है, क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट ने इनको इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, ग्लाइकोलाइसिस को। तो याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथ भी बोलते हैं और ईएमपी पाथवे जो होता है ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन क्या होता है, हम ये एनसीईआरटी के लैंग्वेज में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा जिससे हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ओवरऑल रिएक्शन क्या है इसका, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा 2 पायरुविक एसिड एंड एनर्जी में। सोर्स क्या है ग्लूकोज का प्लांट्स के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस से जो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, सुक्रोज है। और जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट्स में वो कौन से स्टार्च एंड अदर जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होंगे। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। अब फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या मिला, सुक्रोज। अब इस सुक्रोज का कन्वर्जन होता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, इन्वर्टेज। तो आप ये याद रखना कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है सुक्रोज, फिर सुक्रोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, फिर उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, एंजाइम इन्वर्टेज। ओके, इनिशियल स्टेप्स देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। सबसे पहला वाला है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है, अब नाम से पता चल रहा है फॉस्फो मीन्स कि यहाँ पे एडिशन होगा फॉस्फेट का, तो ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इसमें एंजाइम कौन सा आता है, हेक्सोकाइनेज। और इसमें एटीपी, इस स्टेप में इनिशियल स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप जो कि फॉस्फोराइलेशन है, उस स्टेप में एटीपी कंज्यूम होता है। दूसरा स्टेप है आइसोमराइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड फॉस्फोराइलेशन किसमें होता है, अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। इसमें एटीपी कंज्यूम होगा। तो आपको ये स्टेप याद रखना है, कौन सा प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है और कितने एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कितने रिएक्शंस होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस होते हैं और वो सारे के सारे 10 रिएक्शंस जो होते हैं वो एंजाइम कैटेलाइज्ड होते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुवेट, ठीक है, जिसे हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। एटीपी का यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। एटीपी जो कंज्यूम हो रहा है वो 2 स्टेप पे कंज्यूम होता है, ठीक है। पहला स्टेप है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तब एटीपी का कंज्यूम होगा। और दूसरे स्टेप कौन सा है, जब फ्रक्टोज 6 जो फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी जो है वो 2 स्टेप्स में कंज्यूम हो रहा है। तो आप ये दोनों स्टेप याद रखना। और टोटल एटीपी कितने यूज हो रहे हैं, 2 एटीपी यूज्ड हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है या कंज्यूम हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ग्लूकोज मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है जी से ग्लूकोज कन्वर्ट होगा G6P में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा F6P में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज F1,6
BP में, फ्रक्टोज 1,6 BP मतलब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। फिर ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा G3P में। G3P का मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। फिर ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो फिर कन्वर्ट होगा डैप में, डैप मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर ये जो है G3P वो एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो होता है 1,3-BPA, ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो है G3P वो 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, ये स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद जो 1,3-BPA है वो किस में कन्वर्ट होगा, 3PGA। 3PGA मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3PGA 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PG में 2PG मीन्स 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, इसका 2 मॉलिक्यूल है, जो मैंने इनटू लिखा है ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट जो ये है 2PG वो कन्वर्ट हो जाएगा पैप में, पैप मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का भी 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। फिर ये जो 2 पैप है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2PA में। 2PA मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ओके, या पायरुवेट। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इसे आप याद कर सकते हो। और आपको ये स्टेप याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे ATP जो है कन्वर्ट हो रहा है ADP में। फिर ये जो थर्ड वाला स्टेप है वहाँ पे ATP में, तो यहाँ पे मैं उसको बता दूंगी आपको। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि कहाँ पे ATP यूज हो रहा है, कहाँ पे जो है ATP बन रहा है, ओके। और जो यहाँ पे कितने कार्बन कंपाउंड्स है वो आपको नाम से यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 है, जैसे मैंने यहाँ पे 3PG लिखा है, तो PGA में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे, 3, ठीक है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि कितने कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे इसमें। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब यहाँ पे 6 लगा है तो इसमें भी 6 कार्बन होगा। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये 6 है, इसमें भी 6 कार्बन होगा, आप ऐसे याद रख सकते हो। इस वाले में भी 6 है तो यहाँ पे भी 6 कार्बन होगा। अब ये चीज़ याद रखनी है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 3। ये है DAP, इसमें भी 3 कार्बन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्प्लिटिंग स्टेप क्या होता है। स्प्लिटिंग स्टेप में जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो 2 प्रोडक्ट्स में स्प्लिट होता है। पहला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, और दूसरा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में किया, आप इसे सीक्वेंस में याद करें तो आपको ईजी होगा लर्न करने में। नेक्स्ट आता है NADH का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो PGAL है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। इस स्टेप में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये, PGAL जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और जो NAD+ है वो रिड्यूस्ड होता है। इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, अब NAD+ रिड्यूस्ड हो रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, NADH+ H+, ठीक है। ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेप अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, और वो कौन सा है, ये वाला। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेप कौन सा है, जब G3P, ये है ना G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होगा 1,3-BPA में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ठीक है। तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेप है, तो आप ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द ऑक्सीडेशन स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको याद होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है ATP सिंथेसिस। फर्स्ट ATP कहाँ फॉर्म होता है, जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यहाँ पे ATP फॉर्म होगा। सेकंड ATP कहाँ पे फॉर्म होगा, जब पैप है कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ATP प्रोड्यूस्ड हुए ग्लाइकोलाइसिस में, 4 ATP। तो आप ये चीज याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस में ATP कंज्यूम कितने हुए या यूज कितने हुए, 2, ठीक है। और कितने ATP फॉर्म हुए ग्लाइकोलाइसिस में, 4 ATP जो है वो फॉर्म हुए या प्रोड्यूस्ड हुए। एंड प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट है। की प्रोडक्ट मीन्स मेन प्रोडक्ट है, और ये मेटाबॉलिक क्रॉस रोड की तरह एक्ट करता है। मेटाबॉलिक क्रॉस रोड मीन्स कि मानो जैसे यहाँ पे ये क्रॉस रोड्स होते हैं ना, ये एक कोई पाथ है वो डिफरेंट रोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ये क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है वो एक प्रोडक्ट है और वो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। फेट क्या है पायरुवेट का, पायरुवेट जो है वो 3 डिफरेंट पाथवे में जा सकता है। फेट मीन्स फ्यूचर में उसका क्या यूज होगा, सबसे पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये जो है एनारोबिक कंडीशन में होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये ईस्ट में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में होता है। इसका जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट, वो है इथेनॉल एंड CO2। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और इसमें जो पायरुवेट है वो क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है, ओके। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के होगा, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में होता है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक मीन्स इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, और इसका पर्पस क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ताकि ऑक्सीजन का ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके। ग्लाइकोलाइसिस में तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ना ग्लूकोज का, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। एंड प्रोडक्ट क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट साइकिल कौन सा है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो है क्रैब साइकिल। एनारोबिक का क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, और इसका इंपॉर्टेंट साइकिल है क्रैब साइकिल, ओके। तो आप ये चीज याद रखना। ATP कितने प्रोड्यूस हुए, 4 ATP प्रोड्यूस हुए। ATP कंज्यूम कितने हुए, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP। नेट गेन कितना हुआ, 2 ATP फॉर्म होंगे पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक एडिशनल गेन क्या हुआ, NADH का, ओके।
NADH भी एक फॉर्म होता है ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट फर्मेंटेशन क्या होता है देख लेते हैं। फर्मेंटेशन भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, पर ये एनारोबिक कंडीशन में होता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड जो फॉर्म होता है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो फर्मेंटेशन को हम देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है एनसीईआरटी में। एनारोबिक ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, जिसे क्या फॉर्म होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होगा। टाइप्स कौन से फर्मेंटेशन के, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो किसमें होता है, ईस्ट में होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में होता है। ईस्ट मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है, पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। इसमें एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व है, पायरुविक एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ओके, नेक्स्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नाम से पता चल रहा है कि इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। ये किसमें होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है और हमारे मसल्स में होता है जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है इनसफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट क्या है इसका, पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। रोल क्या है NADH का एंड H+ का फर्मेंटेशन के टाइम। NADH और जो H+ है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, ये पायरुविक एसिड को रिड्यूस करेंगे और जो NADH और जो H+ है वो रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं NAD+ में। ओके, अब जो ये रीजनरेशन होता है NAD+ का वो क्यों जरूरी है, ताकि ग्लाइकोलाइसिस का कंटिन्यूएशन हो सके, ठीक है, बार बार ग्लाइकोलाइसिस हो सके। ओके, इसलिए NAD+ का जनरेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। एनर्जी यील्ड कितना है फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन में जितना एनर्जी प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में वो 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होता है, किसमें, फर्मेंटेशन में। ATP का यील्ड कितना है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो नेट ATP प्रोड्यूस होते हैं वो 2 और लैक्टिक में 2 ATP। तो ATP ऑब्टेन जो है सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से आता है, ठीक है। फर्मेंटेशन जो है वो इनएफिशिएंट क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो लॉक रह जाती है किसमें, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड में, यूज नहीं हो पाती है। और यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन भी जो है बहुत कम होता है, इसलिए जो फर्मेंटेशन है वो इनएफिशिएंट है। अब कुछ हैजार्ड्स देख लेते हैं फर्मेंटेशन के। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। तो जो दोनों ही अल्कोहल और जो लैक्टिक एसिड है वो जब अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, स्टोर हो जाए, तो वो हार्मफुल हो सकते हैं। अल्कोहल टॉलरेंस क्या है ईस्ट में, ईस्ट जो है वो डाई हो जाता है, मर जाता है जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% तक पहुंच जाता है। नीट पॉइंट देख लेते हैं, नेचुरल फर्मेंटेड जो बीवरेजेस है वो 13% अल्कोहल से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये सारे जो नीट पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए ना, वो सारे एनसीईआरटी के 1 लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हायर अल्कोहल कंटेंट क्या होता है, जब डिस्टिलेशन किया गया प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन के बाद तो देखा गया कि वहाँ पे जो अल्कोहल का कंटेंट है बहुत हाई है। फर्मेंटेशन मसल्स में देख लेते हैं कैसे होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के टाइम होता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो कम हो जाता है, इनएडिक्वेट हो जाता है और इसकी वजह से पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एंजाइम कौन सा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। रिजल्ट क्या होता है, टेम्पररी एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का और इसकी वजह से हमें मसल फटीग भी हो सकते हैं। तो आप देखते हो कि जो मसल्स होते हैं उनमें हमें कभी पेन होता है लेग के मसल्स में, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, इसे मसल फटीग बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो दो चीज याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा और वहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। साइट क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें जो ग्लूकोज है O2 के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा, CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन के, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होगा। सबसे कॉमन है रेस्पिरेशन है हायर ऑर्गेनिजम्स में। कंपैरिजन देख लेते हैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, एरोबिक में प्रेजेंट होगा। ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट होगा, एरोबिक में कंप्लीट होगा। ATP यील्ड 2 ATP फॉर्म होगा फर्मेंटेशन में और एरोबिक में ज़्यादा फॉर्म होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स क्या है फर्मेंटेशन के, इथेनॉल प्लस CO2 और लैक्टिक एसिड। इसमें क्या है, CO2 एंड वाटर। साइट क्या है, फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, फर्मेंटेशन क्या होता है, एन एरोबिक प्रोसेस है जिसमें जो ATP होता है वो बहुत ही लो फॉर्म होता है, 2 ATP फॉर्म होता है। पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है इथेनॉल और CO2 में और लैक्टिक एसिड में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, O2 के प्रेजेंस में होता है और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज किस में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 एंड वाटर में, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म करता है कौन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मेनली ये। इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पायरुवेट फॉर्म हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है इसमें, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जो हाइड्रोजन एटम्स है वो रिमूव होंगे स्टेप वाइज। उसके बाद जो कार्बन एटम्स होगा वो रिलीज होगा एज CO2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हाइड्रोजन से रिमूव होकर O2 को ट्रांसफर हो जाएगा और जो ATP है इस स्टेप में सिंथेसाइज्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। साइट क्या रिएक्शन, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है पायरुवेट का ऑक्सीडेशन।
और उसके बाद क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो एटीपी सिंथेसिस है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। और जो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में जो अंदर वाला पार्ट होता है, मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट। इसके कुछ अब इसे लिंक रिएक्शन क्यों बोला गया है, और क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट का। पायरुवेट जो है इसमें उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ओके, और इसमें एंजाइम कौन सा होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। और इसमें कौन से कोएंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, NAD+ कोएंजाइम ए जिसे CoA भी बोलते हैं, Mg2+। इसका रिएक्शन क्या है, पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD+ कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, CO2 में, NADH में एंड H+ में। ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसे लिंक रिएक्शन बोला गया है। क्यों लिंक रिएक्शन बोला गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट का, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और पायरुविक एसिड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ओके, की पॉइंट्स देख लेते हैं। वन पायरुवेट जो है, एक पायरुवेट वो क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 2 पायरुवेट्स है, 2 पायरुवेट्स कहाँ से आए, 1 ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज ने कितना पायरुवेट फॉर्म किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, अभी हमने किया है ग्लाइकोलिसिस में। वो क्या, तो 2 पायरुवेट क्या फॉर्म करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। फेट क्या है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, उसका फ्यूचर में क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रैब साइकिल में चला जाएगा। क्रैब साइकिल को TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे बोलते हैं, वैसे ही क्रैब साइकिल को भी TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। ओके, क्रैब साइकिल को डिस्कवर किसने किया था, हैंस क्रैब्स ने। ठीक है, ये इसलिए इसको बोला जाता है क्रैब साइकिल। ओके, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो लिंक रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसमें एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होता है, इसमें प्रोडक्ट जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, और इसमें रिलीज क्या होता है, CO2 और NADH प्रोड्यूस होता है, और ये कनेक्ट करता है ग्लाइकोल। इसे लिंक रिएक्शन क्यों बोला है, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल को कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे TCA साइकिल या क्रैब साइकिल भी बोला जाता है। ये TCA साइकिल जो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। इसे क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। ये फाइनल कॉमन पाथवे है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के ऑक्सीडेशन के लिए। तो जो ये TCA साइकिल है वो कि उसमें किस किस का ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। तो कॉमन पाथवे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा है, वो है TCA साइकिल। स्टेप्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहला स्टेप है सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, वो कंबाइन होगा OAA के साथ और वाटर के साथ। क्या फॉर्म करेगा, सिट्रिक एसिड। इसमें एंजाइम कौन सा होता है, सिट्रेट सिंथेस। इसमें कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज होगा। तो जो पहला वाला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोमराइजेशन, इसमें सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। थर्ड है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, इसमें आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 रिलीज करेगा और NADH प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेकेंड जो डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप है, ये भी सारे ऑक्सीडेशन स्टेप भी है इसमें जितने भी है। ठीक है, उसमें क्या होगा, अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 रिलीज करेगा, NADH प्रोड्यूस करेगा। फिफ्थ क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये ऑक्सीडेशन स्टेप नहीं है, किसका, TCA साइकिल का। बाकी जो सारे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेप है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो वो कौन सा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसमें क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। इस स्टेप में GTP प्रोड्यूस होता है, फिर GTP जो है कन्वर्ट होगा ATP में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिक्स्थ वाला, रीजनरेशन ऑफ OOA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसमें क्या है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फ्यूमेरिक एसिड जो है मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड जो है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसे OAA भी बोलते हैं। और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो इसमें सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, सिर्फ एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। वो कौन सा स्टेप है, वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे GTP प्रोड्यूस होगा, और GTP जो है फिर वो ATP में कन्वर्ट होगा। ओके, ये इसका साइकिल है। यहाँ पे कुछ स्टेप नहीं लिखे हैं, ये NCERT का डायग्राम है। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे मेन जो कार्बन कंपाउंड है वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए, तो आपको ये स्टेप्स जो है वो याद होने चाहिए। ये मैंने भी इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पायरुवेट से P, ACA से एसिटाइल कोएंजाइम A, सिट्रिक एसिड से CA, अल्फा से अल्फा K, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर S से सक्सिनिक एसिड, फिर M में मैलिक एसिड, OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे कुछ स्टेप जो है वो नहीं दिखाए गए, इसलिए नहीं दिखाए गए ताकि वो डायग्राम को सिंपल बना सके। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप है, ये आपको पता होना चाहिए।
मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस्ड होते हैं पर पायरुवेट? एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से कितना प्रोड्यूस होगा? क्या क्या? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और ये ATP कहाँ से फॉर्म होगा? GTP के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली नहीं फॉर्म होगा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जो क्रैब साइकिल है उसमें क्या क्या फॉर्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? 3 साइट्स जो इंपॉर्टेंट है जहाँ पे NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH एंड H प्लस में। एक साइट है जहाँ पे FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट होगा। OA जो है वो रिजेनरेटेड होता है साइकिल के एंड में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो आपको याद होने चाहिए। कंटिन्यूअस सप्लाई होता है OA का ताकि जो ये साइकिल है वो कंटिन्यू हो सके। NAD प्लस एंड FAD जो है वो रीजनरेट होना चाहिए NADH से एंड FADH2 से थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। साइट क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रोडक्ट इसका सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड। फर्स्ट एंजाइम इसका सिट्रेट सिंथेज है। फर्स्ट एक्सेप्टर इसका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है OAA। CO2 जो रिलीज होता है वो 2 होता है डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप के समय, ठीक है। ATP इसमें फॉर्म्ड होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे। रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स जो प्रोड्यूस्ड है वो है NADH एंड FADH2, ये रिड्यूस्ड एंजाइम है, ओके। इसका क्रैब साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सेंट्रल हब है जो कनेक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन में, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि ये पाथवे है जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे ट्रांसफर होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये एनर्जी को रिलीज करते हैं किसमें? जो NADH, H प्लस और FADH2 इनमें जो एनर्जी स्टोर होता है उसको रिलीज करने के लिए ETS होता है। फाइनल इसका आउटकम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होता है कंबाइन होता है O2 के साथ एंड H प्लस के साथ क्या फॉर्म करने के लिए? H2O। तो चीज़ें आप याद रखना कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो O2 के साथ कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? वाटर, H2O। एनर्जी इसमें रिलीज होती है ATP सिंथेसिस के लिए। इलेक्ट्रॉन इसमें कैरियर्स और कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसे NADH डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा NADH एंड H प्लस से और फिर वो ट्रांसफर को इलेक्ट्रॉन कर देगा COQ जिसे यूबिक्विनॉन भी बोला जाता है, कोएंजाइम Q। सेकंड कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा FADH2 से और इसको ट्रांसफर कर देगा यूबिक्विनॉन में, ठीक है, कोएंजाइम Q में। थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है यूबिक्विनॉन COQ, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स और ये जो कोएंजाइम Q के नाम दिए गए हैं। जो ये यूबिक्विनॉन है ना वो कोएंजाइम Q है। तो यूबिक्विनॉन क्या करता है? वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उसे बोला जाता है यूबिक्विनॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मींस जो मूव कर सकते हैं। तो यूबिक्विनॉन क्या हुआ? जो अंदर वाले माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलते हैं यूबिक्विनॉन, ठीक है, कोएंजाइम Q। तो आप ये चीज याद रखना, कोएंजाइम Q या यूबिक्विनॉन क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, मतलब जो मूव कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड में। तो ये स्टेप भी आप याद रखना। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या होता है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम C पे। अब साइटोक्रोम C क्या होता है? ये स्मॉल मोबाइल प्रोटीन है, ठीक है। ये कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे। ये जो है ना साइटोक्रोम C, यूबिक्विनॉन, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन कैरियर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। इसमें साइटोक्रोम्स A एंड A3 होता है और कॉपर का सेंटर होता है। ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे? O2 पे। ये और फॉर्म करता है H2O। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्या है? ATP सिंथेस बोलते हैं। ये सिंथेसाइज करेगा ATP को किससे? ADP एंड PI मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और प्रोटॉन ग्रेडिएंट को यूज करेगा जो कि ETS ने जनरेट किया है, ओके। ATP यील्ड कितना होगा ETS में? फ्रॉम NADH से 1 NADH 3 ATP फॉर्म करेगा और FADH2 है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 है, 2 ATP फॉर्म करते हैं। इसमें ऑक्सीजन का रोल क्या है? ऑक्सीजन जो है ETS में वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है, कंबाइन होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड H प्लस के साथ और वाटर को फॉर्म करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के कंटिन्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा ओनली एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, पर ये एंटायर प्रोसेस के लिए जरूरी है। तो जो लास्ट स्टेज होता है ना रेस्पिरेशन का, वहाँ पे ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है? ATP का सिंथेसिस होता है किस एनर्जी को यूज करके? यूजिंग एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ETS में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उससे जो एनर्जी रिलीज है उसको यूज करके ATP का फॉर्मेशन करना। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो ATP फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन से लिंक्ड होता है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है? ATP सिंथेस जिसे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बोलते हैं, उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं। F1 पार्टिकल जो कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है उसका प्रोटीन है। ये ATP सिंथेसिस का टाइप होता है, कौन सा? F1 पार्टिकल। F0 पार्टिकल जो है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है।
अंदर वाला मेम्ब्रेन के अंदर वाला प्रोटीन होता है और ये प्रोटॉन चैनल फॉर्म करता है। तो जो 5th कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन सा पार्टिकल एटीपी फॉर्म करता है, F1 पार्टिकल। प्रोटॉन का फ्लो क्या होता है, H+ जो है वो मूव करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है, मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ क्या मूव करेगा, H+, किसके थ्रू, F0 पार्टिकल। ये जो F0 पार्टिकल है वो मूव करवाएगा H+ को मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स की तरफ, और F1 यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 4H+ आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। एक एटीपी मॉलिक्यूल के लिए 4H+ रिक्वायर होता है। ये डायग्राम है। नीट क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। साइट क्या होता है ETS का, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ETS कॉम्प्लेक्सेस, ये पांचों ETS कॉम्प्लेक्स है। मोबाइल कैरियर्स कौन से होते हैं इसमें, यूबिक्विनोन जिसे कोएंजाइम Q भी बोलते हैं, साइटोक्रोम C। फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर क्या है इसमें, O2। प्रोडक्ट कितने फॉर्म हुए, H2O फॉर्म हुआ। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5th होता है जिसमें एटीपी सिंथेस का जो F1 पार्टिकल होता है वो एटीपी सिंथेसिस का साइट होता है। F0 जो होता है वो प्रोटॉन चैनल फॉर्म करता है। 4H+ प्रोड्यूस होते हैं 1 एटीपी से। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ओके, अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या होता है, इसमें जो भी कैलकुलेशन है एटीपी का जो फॉर्म हुआ है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ये कुछ असम्पशन पे बेस है, ठीक है। सीक्वेंशियल पाथवे देख लेते हैं। पहले ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल, फिर ETS जो होगा ऑर्डरली सीक्वेंस में होगा। ट्रांसफर ऑफ NADH कैसे होता है, NADH जो प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस में वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, उसके बाद उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। इसमें कोई डाइवर्शन नहीं होगा इंटरमीडिएट्स का, इसमें इंटरमीडिएट्स जो है वो यूज नहीं होंगे, सिर्फ ग्लूकोज जो है वो रिस्पायर्ड होगा। फैट्स, प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस जो है वो इसमें एंटर नहीं करेंगे। रियलिटी क्या है, लिविंग सेल्स में पाथवे जो है डू नॉट वर्क आफ्टर अदर मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं होते। Intermediates are continuously withdrawn and added. ATP is used whenever required. Enzyme activities जो है रेगुलेटेड होती है वेरियस मैकेनिज्म से। नेट एटीपी यील्ड कितना है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उससे नेट गेन कितना होता है 38 एटीपी। की डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्मेंटेशन में क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ये 2 एटीपी पर ग्लूकोज फॉर्म करता है। NADH इसमें ऑक्सीडाइज्ड होता है बैक टू NAD+ स्लोली। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, CO2 और H2O को प्रोड्यूस करता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करता है। NADH का ऑक्सीडेशन होता है ETS के थ्रू। ये कंपेरिजन दिया गया है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पार्शियल कंप्लीट, एंड प्रोडक्ट क्या है इसका, ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल, इसका एरोबिक है CO2 एंड H2O। एटीपी फर्मेंटेशन में 2, इसमें 38। NADH का ऑक्सीडेशन इसमें स्लो होता है, इसमें रैपिड एंड विग्रस होता है। ऑक्सीजन इसमें नहीं जरूरत होता है, इसमें जरूरत होता है। ओके, एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है, रेस्पिरेटरी पाथवे जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में ब्रेकडाउन होगा, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होगा, इसलिए रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे बोला क्योंकि उसमें दोनों स्टेप है। रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक क्यों है, कैटाबॉलिक रोल किस में आता है इसका, क्योंकि ब्रेकडाउन करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का, और एनर्जी रिलीज करता है। एनाबॉलिक रोल क्यों बोलते हैं रेस्पिरेशन, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स होते हैं उनका विड्रॉन होता है किसके सिंथेसिस के लिए, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स और अदर बायोमोलिक्यूल्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल देख लो, फैटी एसिड एस्टल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन। एस्टल कोएंजाइम जो है वो फैटी एसिड्स फॉर्म करेगा ड्यूरिंग द सिंथेसिस। तो इसलिए जो सेम पाथवे है वो इन्वॉल्व है डिग्रेडेशन में भी और बायोसिंथेसिस में भी। अब एंट्री क्या है, डिफरेंट सबस्ट्रेट की इनटू रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है प्रीफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। मोस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर वो एंटर करेंगे साइकिल में। फैट्स जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सबसे पहले ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, फिर जो ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट होगा PgAl में, ठीक है। और जो फैटी एसिड्स है पहले उसको ब्रेक डाउन करेंगे एस्टाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। और ये जो ग्लिसरॉल है ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाएगा, और जो ये फैटी एसिड का जो एस्टाइल कोएंजाइम A है ये एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। ओके, प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीएज एंजाइम उसे ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, अमाइनो एसिड्स में। फिर अमाइनो एसिड्स का डीएमिनेशन होगा, उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो एंटर करेंगे रेस्पिरेशन में एज अ पायरुवेट, एस्टाइल कोएंजाइम A और क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट्स। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, ये रेशियो होता है CO2 वॉल्यूम कितना CO2 का इवॉल्व हुआ है और वॉल्यूम कितना O2 का कंज्यूम हुआ है। फॉर्मूला RQ, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, RQ जो है डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन है उसमें मिक्सचर होता है सबस्ट्रेट का। प्योर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स आर रेयरली यूज्ड अलोन, बहुत ही कम है जो यूज्ड होंगे। अब ये कुछ नेट क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय O2 कंज्यूम्ड। कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है 1.0, फैट का कितना होता है 0.7, प्रोटीन का कितना होता है 0.9 के इक्वल। RQ डिपेंड करेगा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस पे। फैट ऑक्सीडेशन होता है, उसे जरूरत होती है मोर O2 देन कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन। ओके, फैट के ऑक्सीडेशन में O2 ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो सबस्ट्रेट जिनका RQ पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA साइकिल व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो अभी हमने ये किया है, कौन सा स्टेप है जो सबस्ट्रेट लेवल जो था जिसमें सक्सिनल कोएंजाइम जो है वो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज है किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का, अभी हमने किया है ऑक्सीजन।
क्रैब्स साइकिल के टाइम कन्वर्जन जो होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का टू सक्सिनिक एसिड, उससे क्या फॉर्म होता है ये भी हमने किया है, एटीपी या जीटीपी फॉर्म होगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का कितना है ये भी हमने अभी किया है, 1.0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल में इनमें से कौन सा प्रोड्यूस नहीं होता है, एटीपी, ओके। द टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज 36, ये भी अभी हमने किया है। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोटॉन्स आर पंप्ड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फ्रॉम द, ये भी अभी हमने किया है कि जो प्रोटॉन होगा वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल कैसे मूव करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये भी हमने मूव किया अभी किया है, ये मूव करेगा मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। Which of the following is the end product of anaerobic respiration in yeast? Yeast में anaerobic respiration का end product कौन सा है, ये भी अभी हमने किया, इथेनॉल। कौन सा जो following, which of the following is the net gain of ATP during glycolysis? कितना ATP जो है वो फॉर्म होता है glycolysis में, वो भी अभी हमने किया है 2। Which of the following pairs, कौन सा इसमें से करेक्ट है, किसमें होता है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, सही है। क्रैब साइकिल जो है साइटोप्लाज्म में होता है, नहीं। ETS इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ये भी सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं। तो इसमें से जो है वो A एंड C जो है वो करेक्ट है, ये भी अभी हमने किया है। साइट क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया क्योंकि अभी जो कुछ आपका जो न्यू सिलेबस है, न्यू NCERT है, उसमें से कुछ एंजाइम्स जो है वो रिमूव हुए हैं और जो नीट के एग्जाम होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है जो न्यू NCERT का पैटर्न होता है उस पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd and 4th ऑफ ETS, ये भी अभी हमने किया है, साइटोक्रोम C। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, फैट का कितना है, ये भी अभी हमने किया है, 0.7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से, फर्मेंटेशन यील्ड मोर देन ATP, नहीं, गलत है। एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड्स मोर ATP देन फर्मेंटेशन, यस। एरोबिक फर्मेंटेशन में ATP ज्यादा प्रोड्यूस होता है। फर्मेंटेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है, तो बी वाला सही है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को बोला जाता है। डेवलपमेंट होता है मैच्योर प्लांट का जाइगोट से, ठीक है, उसे बोला जाता है डेवलपमेंट। प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होगा, जितने भी प्लांट्स हैं वो ओरिजिनेट होंगे एक सिंगल जाइगोट से। डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है, प्लांट क्या क्या फॉर्म करता है, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जो प्लांट है वो सेनेसेंस एंड डेथ में जाता है, ये स्टेप भी होता है उसमें, सेनेसेंस का मतलब सेम होता है डेथ, ठीक है, जो ओल्डर पार्ट्स है वो रिमूव होंगे, उसे सेनेसेंस बोला जाता है। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, प्लांट ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप कौन सा है, सीड जर्मिनेशन। इसमें कंडीशंस क्या होती है, जर्मिनेशन सिर्फ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के टाइम ही होगा। अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं, उस टाइम पे सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम जो सीड है वो डोरमेंसी के स्टेट में चला जाएगा और अपनी ग्रोथ या रेस्ट को सस्पेंड करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना कि सीड जो है अनफेवरेबल कंडीशन में किस स्टेट में जाती है, डोरमेंसी, ठीक है, और सस्पेंडेड ग्रोथ रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंडीशन फिर फेवरेबल होगी तो जो सीड है वो रिज्यूम कर लेगा अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ग्रोथ प्रोसेस को। डोरमेंसी में क्या होता है ना कि वो अपने सीड जो है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, इसे डोरमेंसी बोलते हैं या सस्पेंडेड ग्रोथ रेस्ट बोलते हैं। ग्रोथ को वो रोक देता है, ओके। ग्रोथ क्या है प्लांट्स में, ट्री जो है वो कंटिन्यू करता है, इंक्रीज इन किस में होता है, ट्री में ग्रोथ कैसे होता है, हाइट में इंक्रीज होगा, गर्थ में, हाइट ऐसे, गर्थ जो होता है इस टाइप से होता है, गर्थ उसे बोलते हैं। लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैव लिमिटेड ग्रोथ, इन तीनों का लिमिटेड ग्रोथ होता है, ये अपीयर होते हैं और फॉल होते हैं पीरियोडिकली। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल जो ड्राइव हुआ है सेम जाइगोट से वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट हो जाता है, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन मींस कि जो सेल जाइगोट से बना है, डिफरेंशिएशन वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा और हर एक टिश्यू ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं प्लांट डेवलपमेंट को, इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि इंटरनल फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गए, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल है, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ओके। ग्रोथ क्या है, अब मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज, ठीक है। ग्रोथ को आप उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल है और परमानेंट इंक्रीज है साइज ऑफ एन ऑर्गन, इट्स पार्ट्स एंड इंडिविजुअल सेल। ग्रोथ जो है यूजुअली अकम्पनीड होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म से और दोनों प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत होती है। एक्सपेंशन ऑफ लीफ को भी ग्रोथ बोला जाता है और स्वेलिंग ऑफ वुड इन वाटर, जो वुड का स्वेलिंग होता है जब हम उसे वाटर में रख देते हैं या उसके ऊपर वाटर पड़ता है, उसे ग्रोथ नहीं बोलते हैं, ठीक है। ओनली फिजिकल स्वेलिंग, नॉट मेटाबॉलिक ग्रोथ। अगर फिजिकल स्वेलिंग है, बाहर से हमें स्वेलिंग दिख रहा है, वो ग्रोथ नहीं हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर लीफ का एक्सपेंशन हो रहा है वो ग्रोथ है, लेकिन हमने वुड को पानी में डाला, उससे उसकी स्वेलिंग हो गई, वो ग्रोथ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेंट, प्लांट ग्रोथ जो है वो इनडिटरमिनेंट है। कैपेसिटी होती है प्लांट्स की अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, इसे इनडिटरमिनेट बोलते हैं। मतलब प्लांट जो है वो पूरी लाइफ ग्रोथ करते हैं, जैसे जो ह्यूमन बींग्स है उनका एक पर्टिकुलर एज है जब तक उनका हाइट इंक्रीज होगा, बट प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में ग्रोथ इनडिटरमिनेट है, मीन्स ये प्लांट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं।
रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास मेरिस्टेम सेल प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेम सेल क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, सेल्फ परपेचुएट होते हैं और ये न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका फेट क्या होता है, न्यू फॉर्म जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं और परमानेंट प्लांट बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इन विच न्यू सेल्स आर कंटिन्यूसली एडेड बाय मेरिस्टेम। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है, जिसमें जो न्यू सेल्स है वो उसे कंटिन्यूसली मेरिस्टेम जो है वो ऐड कर रहा है, उसे बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जो कि प्लांट में है। ओके, प्लांट ग्रोथ जो है ओपन फॉर्म है, तो प्लांट का ग्रोथ जो है इनडिटर्मिनेट होता है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है। ओपन होता है प्लांट में ग्रोथ, ओपन का मतलब जो है कि जो मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूसली ऐड कर रहा है न्यू सेल्स को। टाइप्स कौन से ग्रोथ प्लांट्स में, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, इसमें मेरिस्टेम कौन से इन्वॉल्व होते हैं, रैम को रूट एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, सैम को शूट एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या करता है, ये प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है और प्लांट की इलोंगेशन को कॉज करता है, ऐसे। ओके, रिजल्ट क्या है, इसकी हाइट और लेंथ प्लांट की इंक्रीज होगी इससे। दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, ये डाइकोट प्लांट में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है। इसमें कौन से मेरिस्टेम इन्वॉल्व होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। इसका फंक्शन क्या है, ये गर्थ में इंक्रीज करेगा, प्लांट के थिकनेस में, थिकनेस को गर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये देखो इस टाइप में गोल जो होता है ना, ये से बोलते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ होता है। रिजल्ट क्या होता है, गर्थ में इंक्रीज होगा। ओके, अब ग्रोथ जो है मेजरेबल है और फेजेस ऑफ ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रोथ मेजरेबल क्यों है, ग्रोथ जो होता है सेलुलर लेवल पे क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज होता है प्रोटोप्लाज्म का। सेल के लेवल पे ग्रोथ कैसे होगा, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, उसे बोलते हैं ग्रोथ एट सेलुलर लेवल। प्रोटोप्लाज्म जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो कुछ पैरामीटर्स को यूज करके हम मेजर करते हैं। कौन से पैरामीटर्स, फ्रेश वेट क्या है, ड्राई वेट क्या है, लेंथ क्या, एरिया क्या है, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। वन मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो 17,500 से भी न्यू सेल्स, उससे भी ज्यादा न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है पर आवर। सेल्स जो है वाटरमेलन का वो इंक्रीज होता है साइज में इतना 3,50,000 से भी ज्यादा। इंक्रीज इन सेल नंबर, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। अगर सेल के नंबर में इंक्रीज हुआ तो उसे बोलेंगे कि ग्रोथ हुआ सेल डिवीजन से। अगर सेल के साइज में इंक्रीज हुआ उसे बोलेंगे ग्रोथ बाय सेल एनलार्जमेंट। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जो है वो उसकी लेंथ से मेजर करते हैं। ग्रोथ ऑफ जो डॉर्सीवेंट्रल लीव है उसे हम मेजर करते हैं सरफेस एरिया से। फेजेस क्या है ग्रोथ के, ये कुछ 3 फेजेस हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज जो है वो रूट एपेक्स शूट एपेक्स पे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल्स जो है कंटिन्यूसली इसमें डिवाइड करेगा, प्रोटोप्लाज्म इनका रिच होता है, लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, बहुत लार्ज न्यूक्लियस होगा। थिन प्राइमरी सेलोजिक वॉल जो है वो थिन होगा, प्राइमरी होगा, और इनका जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है वो डेंस होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है इसमें मेरिस्टेमेटिक फेज में। नेक्स्ट है इलोंगेशन फेज में क्या होता है, ये कब होता है, ये बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन के बिल्कुल बिहाइंड होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, वैक्यूलेशन में इंक्रीज होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा और इसमें न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन होगा। इसका फंक्शन क्या है, रैपिड इंक्रीज होता है सेल के साइज में एंड लेंथ में। मैचुरेशन फेज कब कहाँ पे होता है, इलोंगेशन जोन के बियॉन्ड। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्स जो है मैक्सिमम साइज इसमें अटेन करेगा, क्योंकि ये है ही मैचुरेशन फेज। सेल वॉल जो होगा उसका थिकनिंग होगा, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन इसमें होगा। इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ सेल्स। ओके, अब ग्रोथ रेट देख लेते हैं। ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 टाइप्स के ग्रोथ रेट होते हैं, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिकल। अरिथमेटिक में क्या होता है, ये माइटोटिक डिवीजन के बाद होता है। 1 डॉटर सेल्स जो है वो डिवाइड होंगे और जो अदर डॉटर सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होंगे एंड मैच्योर होंगे। इसका एग्जांपल क्या है, रूट इलोंगेशन कांस्टेंट रेट पे होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ जो है कांस्टेंट रेट पे होगा और इसमें लीनियर ग्रोथ कब आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, LT L0 + R। LT क्या है, लेंथ है एट अ पर्टिकुलर टाइम, L0 जो है इनिशियल लेंथ है, R ग्रोथ रेट, T टाइम। इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर कर्व होगा। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हाइट है, ये टाइम है, लीनियर ग्राफ जा रहा है। दूसरा जियोमेट्रिकल ग्रोथ, ये इसमें क्या होगा, दोनों डॉटर सेल्स जो होंगे माइटोसिस के बाद फॉर्म होंगे और कंटिन्यू करेंगे डिवाइड करना। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें सेल नंबर में इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। उसमें अरिथमेटिक में लीनियर पैटर्न था ग्रोथ का और जियोमेट्रिकल में एक्सपोनेंशियल पैटर्न है। फेजेस कौन से हैं इसके, 3 फेजेस है। लैग फेज जिसमें इनिशियल ग्रोथ जो होगा स्लो होगा। लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज है, इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगा। स्टेशनरी फेज क्या है, नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगा क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिमिटेड हो जाएंगे। अब इसका जो ग्राफ होता है वो सिग्मॉइड शेप का होता है, इसे एस शेप भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, किस फॉर्म ग्रोथ के किस फॉर्म में ग्राफ जो है सिग्मॉइड या एस शेप का होता है, वो होता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में। ठीक है, ओके, तो ये देखो ग्राफ है, यहाँ पे वेट है या साइज है, यहाँ पे टाइम है, तो ये ऐसे एस शेप में जा रहा है। ये वाला जो होता है ये लैग फेज होता है, सबसे नीचे वाला, ये जो बीच वाला जो ऐसा वाला दिख रहा है आपको, ये होता है एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, ये वाला है एक्सपोनेंशियल फेज और फिर जो रुक गया है ये है स्टेशनरी फेज। ओके,
फॉर्मूला क्या है इसका, WT इक्वल टू W नॉट ERT। WT मीन्स फाइनल साइज, वेट हाइट नंबर, W नॉट जो है वो इनिशियल साइज है, R जो ग्रोथ रेट, T टाइम ऑफ ग्रोथ, E जो है बेस है नेचुरल लोगारिथम का। ओके, अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, RGR क्या है, ग्रोथ पर यूनिट इनिशियल साइज पर यूनिट टाइम। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये एफिशिएंसी ऑफ प्लांट की बताता है कि वो न्यू प्लांट मटेरियल कितना फॉर्म कर सकता है। इसे एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, AGR क्या होता है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इसका एग्जांपल क्या है, लीफ एरिया, पर डे लीफ का एरिया कितना इंक्रीज हुआ है वो इसका एग्जांपल है। डिफरेंस देख लेते हैं AGR और RGR में। टोटल ग्रोथ है पर यूनिट टाइम, ये ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इनिशियल साइज पर यूनिट टाइम। ओके, मेजर्स करता है एक्चुअल इंक्रीज को, ये मेजर करता है एफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ को। ये डिपेंड करता है टोटल साइज पे, ये डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे। ओके, नेक्स्ट है कंडीशंस देख लेते हैं ग्रोथ के लिए क्या क्या होता है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होता है, वाटर, सेल एनलार्जमेंट के लिए वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो टर्जिडिटी को मेंटेन करता है जिससे कि ग्रोथ का एक्सटेंशन होता है। ये मीडियम की तरह भी एक्ट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, ये मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए चाहिए। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम ये ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए इसेंशियल है। न्यूट्रिएंट्स में दोनों आते हैं, मैक्रो माइक्रो, ये किसके लिए होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एनर्जी सप्लाई। टेम्परेचर में क्या है, हर एक प्लांट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे वो ग्रो करेगा, रेंज होता है। डेविएशन फ्रॉम ऑप्टिमम टेम्परेचर में भी हार्मफुल। एनवायरमेंटल सिग्नल्स क्या है, लाइट एंड ग्रेविटी जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ को। अब ये कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिससे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंशिएशन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, कहाँ पे, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म में सेल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन एक्वायर करेगा। इसके एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रैक्टरी एलिमेंट्स, लूज प्रोटोप्लाज्म, डेवलप थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अडेप्टेड होगा। ये था डिफरेंशिएशन। ये है डी डिफरेंशिएशन, इस वो प्रोसेस है जिसमें जो मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो अपनी एबिलिटी जो होती है डिवाइड करने की उसको रीगेन कर लेंगे। डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे दोबारा से। इसका एग्जांपल क्या है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, दोनों जो है वो डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से अराइज होते हैं। नेक्स्ट है रीडिफरेंशिएशन। क्या होता है, सेल्स जो प्रोड्यूस हुए डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू से वो अपनी डिवीजन की पावर को फिर से लूज कर देंगे और स्पेशलाइज्ड बन जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, मैच्योर टिश्यू का फॉर्म होगा, उसका भी स्पेसिफिक फंक्शन होगा। इसका एग्जांपल है सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म्ड बाय कैम्बियम। ओके, नेक्स्ट है ओपन डिफरेंशिएशन। क्या होता है, प्लांट्स में सेल्स जो है अराइज हुए सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से, वो डेवलप हो सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, वो डिपेंड करता है उनके पोजीशन पे, तो इसे बोलते हैं ओपन डिफरेंशिएशन। इसका एग्जांपल क्या है, सेल अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाएगा रूट कैप सेल्स में, सेल्स पुश्ड टुवर्ड्स पेरिफेरी, वो हो जाएंगे एपिडर्मल सेल्स में। फाइनल स्ट्रक्चर जो फंक्शन है सेल का वो डिपेंड करता है इट्स लोकेशन विद इन द प्लांट बॉडी। ओके, अब डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, सारे चेंजेस होते हैं जिसमें वो अपने लाइफ साइकिल में एक ऑर्गेनिज्म जाता है फ्रॉम सीड जर्मिनेशन से लेके टू सेनेसेंस, एजिंग तक। डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। प्लास्टिसिटी क्या होती है प्लांट्स में, इनका क्या डेफिनेशन है, ये एबिलिटी होती है प्लांट की कि वो फॉलो करे डिफरेंट डेवलपमेंटल पाथवे। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, एनवायरनमेंट में एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट पाथवे फॉलो करे डेवलपमेंट का, इसे बोला जाता है प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली क्या होता है, अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट में डिफरेंट जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसे हेट्रोफिली बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लो, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जुवेनिल लीव्स जो होता है वो डिफर होते हैं शेप में फ्रॉम द मैच्योर लीव्स। जुवेनिल मीन्स जो यंग लीव्स होते हैं। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली क्या होता है, इसका एग्जांपल है बटरकप। इसमें जो लीव्स जो ग्रो करते हैं वाटर में वो डिफरेंट होते हैं लीव्स जो ग्रो करते हैं एयर में। ओके, देखो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लीव्स है, ये वाटर हैबिटेट के। हेट्रोफिली जो है वो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन क्या है, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ क्या होता है, साइज में इंक्रीज होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड बन जाएंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, ये सम होता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का, जो टोटल होता है उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। सो डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट को, इंट्रिंसिक जो कि इंटरनल होंगे, जेनेटिक फैक्टर्स, इंटरसेलुलर फैक्टर्स कंट्रोल डेवलपमेंटल प्रोसेस। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जिन्हें PGRS भी बोला जाता है, इसमें केमिकल फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंसिक फैक्टर जो कि एक्सटर्नल है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ये प्लांट ग्रोथ एंड को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से होते हैं, PGRS, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये केमिकल्स होते हैं। ओके, ये स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। इनको प्लांट हार्मोन्स भी बोला जाता है, फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। फाइटो मीन्स प्लांट के हार्मोन्स, इसे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोला जाता है। और PGR का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इनका। पहला होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स, जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो ग्रोथ को रोकेंगे। इनका फंक्शन क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर्स का सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, टॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। इसके एग्जांपल्स है ग्रोथ प्रोमोटर्स के ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स एंड
साइटोकिनिन्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या क्या फंक्शन इनका, डोरमेंसी करेंगे, एब्सेशन करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे स्ट्रेस के लिए और रिस्पॉन्स करेंगे वोंट्स के लिए। इसका एग्जांपल क्या है, ABA एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन का देख लेते हैं, ये क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इथाइलिन जो है गैसियस पीजीआर है, ठीक है, गैसियस पीजीआर है इथाइलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। गैसियस हार्मोन कौन सा है प्लांट में, वही इथाइलिन। कैन शो बोथ प्रोमोटरी एंड, इसका प्रोमोटरी और इनहिबिटरी दोनों फंक्शन होता है, किसका, इथाइलिन का। प्रीडोमिनेटली एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, पर मेनली ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट अब इनकी डिस्कवरी देख लेते हैं। ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किया था। उन्होंने देखा था कि जो कोलियोप्टाइल है केंद्रीय ग्रास का, वो बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द यूनिलेटरल लाइट। जैसे यहाँ पे लाइट है तो इसकी तरफ वो बेंड हो रहा है, इसे फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है। प्लांट जब रिस्पॉन्स करता है लाइट के लिए उसे बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, फोटो मींस लाइट। कंक्लूजन क्या है कि जो कोलियोप्टाइल टिप है उसने प्रोड्यूस किया एक ट्रांसमिसिबल इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग। आइसोलेशन, FW वेंट ने आइसोलेटेड किया ऑक्सिन को ओट कोलियोप्टाइल टिप से। ओके, डिस्कवरी गिबरेलिंस का कैसे हुआ, अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ गिबरेलिंस। इसमें गिबरेलिंस जो है उसे आइसोलेट किया गया, डिस्कवर किया गया। एक डिजीज है राइस का जिसका नाम है बेकिनी, जिसे फुलिश सीडलिंग भी बोला जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है गिब्रेला फ्यूजिक्यूराई जो कि फंगस है। किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, वो है ई क्यूरोसावा। क्या ऑब्जर्व किया, जो स्टेराइल फंगल फिल्ट्रेट था वो कॉज कर रहा था एक्सेसिव इलोंगेशन इन राइस सीडलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ क्या डिस्कवरी हुई कि जो एक्टिव सब्सटेंस है उसे आइडेंटिफाई किया गया एज अ GA3। GA3 मींस गिबरेलिक एसिड। डिस्कवरी कैसे हुई साइटोकिनिन्स की, F स्कूग एंड को-वर्कर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। क्या ऑब्जर्व किया, टोबैको का जो स्टेम कैलस है वो प्रोलिफरेट हो रहा है, कब, जब उस मीडियम में ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो, कोकोनट मिल्क हो, DNA एक्सट्रैक्ट हो और वेस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट हो। देन मिलर इट अल ने आइसोलेट किया, उसको क्रिस्टलाइज्ड किया एक्टिव सब्सटेंस से, फिर उसे नाम दिया काइनेटिन और फर्स्ट साइटोकिनिन, पहले नाम दिया उसे साइटोकिनिन। अब ABA एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई, 1960s में हुई थी। इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर्ड किया गया एज अ इनहिबिटर B, एब्सिशन सेकंड एंड डॉर्मिन, लेटर फाउंड टू बी केमिकली आइडेंटिकल। फिर इसे देखा गया कि बाद में केमिकली आइडेंटिकल है, इसका नाम दिया गया फिर ABA एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, साइंटिस्ट H कजन्स ने किया था। उन्होंने क्या देखा कि जो राइपेंड ऑरेंज है वो रिलीज कर रहा है एक वोलेटाइल सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है वो ग्रीन बनानास में को राइप कर रहा है। ओके, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया इथाइलिन। तो इसे कैसे डिस्कवर किया गया था इथाइलिन को, वोलेटाइल सब्सटेंस की तरफ, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ये सीक्वेंस है डेवलपमेंट का। प्लांट में सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का मेरिस्टेमेटिक सेल हो रहे हैं, उसका फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन, मैचुरेशन, फिर जो मैच्योर सेल्स है उनका सेनेशंस भी हो रहा है। ओके, अब ऑक्सिन्स क्या होता है, ऑक्सिन्स जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। टर्म ऑक्सिन किसके लिए अप्लाइड होते हैं, IAA। केमिकल नेम क्या है इसका, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और ये नेचुरल ऑक्सिन भी है, कौन, IAA। अदर नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं सिमिलर ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसे ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से लिया है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। साइट क्या है इसके प्रोडक्शन का, ये स्टेम्स और रूट्स की जो एपिसेस होते हैं वहां पे मूवमेंट। ऑक्सिन जो माइग्रेट करता है साइट ऑफ सिंथेसिस से टू द साइट ऑफ एक्शन पे। टाइप्स क्या है, नेचुरल ऑक्सिन है जो कि IA है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन है। सिंथेटिक ऑक्सिन कौन से, NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स क्या, इफेक्ट्स क्या है ऑक्सिन के, रूट का इनिशिएशन कॉज करता है, प्रोमोट करता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, वाइडली यूज्ड इन प्लांट प्रोपेगेशन। प्लांट प्रोपेगेशन और स्टेम कटिंग में जो रूट आता है वो ऑक्सिन क्रिएट करता है। प्रोमोट करता है फ्लावरिंग को, जैसे कि एग्जांपल हो गया पाइनएप्पल। ये कंट्रोल करता है एब्सेशन को। एब्सेशन क्या होता है, जो अर्ली फ्रूट एंड लीफ का जो ड्रॉप होता है उसे एब्सेशन बोलते हैं। तो जो ये ऑक्सिन है ये इसको प्रिवेंट करता है अर्ली फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को। ये प्रमोट करता है एब्सेशन ऑफ ओल्ड एंड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। बट जो ओल्डर जो लीव्स हो चुके हैं, फ्रूट्स हो चुके हैं, उनकी ड्रॉप को कौन प्रमोट करता है, वो भी ऑक्सिन है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ग्रोइंग एपिकल जो बर्ड होते हैं वो ग्रोथ रोक देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, किसका, लेटरल बर्ड्स का, एक्सिलरी बर्ड्स का, इसे एपिकल डोमिनेंस बोला जाता है। रिमूवल शूट टिप का, जिसे डीकैपिटेशन बोलते हैं, वो फिर प्रोमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। एग्जाम्पल है टी प्लांटेशंस, हेज मेकिंग। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है फ्रूट्स का बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। या फिर आप पार्थिनोकार्पी को ये भी बोल सकते हो सीडलेस फ्रूट्स जर्मिनेट होते हैं, ओके। हर्बिसिडल एक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे ले लो 2,4-D, वो किल्स करता है डाइकोट वीट्स को और वे मैच्योर मोनोकोट प्लांट को अफेक्ट नहीं करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका, ये प्रिपरेशन ऑफ जो वीट फ्री लॉन्स होते हैं उसके प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं। जाइलम डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोमोट्स करता है जाइलम के डिफरेंशिएशन को और हेल्प करता है सेल डिवीजन में। गिबेरेलिन्स क्या है, इसे GAS भी बोलते हैं। गिबेरेलिन्स जो है वो भी ग्रोथ प्रोमोटिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। More than 100 gibberellins have been identified from fungi and higher plants. स्टेम का elongation कॉज करता है, प्रोमोट करता है elongation of stem and plant axis और ये इंटरनोड लेंथ को भी इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, ओके।
फ्रूट इलोंगेशन एंड शेप इंप्रूवमेंट, एग्जाम्पल एप्पल, जो फ्रूट का इलोंगेशन होता है और शेप का इंप्रूवमेंट होता है वो भी जीए करता है, ठीक है। डिले करता है सेनेसेंस को, डिले करेगा एजिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट रिमेन ऑन ट्रीज, फ्रूट जो है ट्री पे ही रहेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए, वो किसकी वजह से होता है, गिबरेलिंस की वजह से होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, मार्केट पीरियड एक्सटेंड होता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री में एग्जांपल है GA3, इसका फंक्शन क्या, एक्सेलरेट करता है माल्टिंग के प्रोसेस को। इंक्रीज शुगर केन ईल्ड, शुगर केन के ईल्ड में भी इंक्रीज करता है ये। इसका इफेक्ट क्या होता है, स्टेम लेंथ को इंक्रीज करेगा, शुगर केन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। बेनिफिट क्या है इसका, जो ईल्ड है वो 20 टन्स पर एकड़ इंक्रीज हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट गिबरेलिन देख लेते हैं। गिबरेलिक एसिड GA3, फर्स्ट गिबरेलिन डिस्कवर्ड GA3, मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड गिबरेलिन GA3। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी गिबरेलिन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। बॉल्टिंग क्या होता है, रैपिड जो इंटरनोड इलोंगेशन होता है फ्लावरिंग से पहले, उसे बॉल्टिंग बोला जाता है। जैसे कि प्लांट्स बीट हो गया, कैबेज हो गया, रोजेट प्लांट्स हो गया, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये प्रमोट करता है बोल्टिंग को। तो बोल्टिंग को कौन प्रमोट करता है, वो है GA, गिबरेलिन्स, ओके, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आ सकता है कि जो GA3 है वो बॉल्टिंग किस किस में प्रमोट करता है, वो है बीट, कैबेज एंड रोजेट प्लांट्स में, ओके। साइटोकाइनेस, ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। फर्स्ट ये डिस्कवर्ड हुए थे एज अ काइनेटिन। काइनेटिन जो है वो ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म DNA से हुआ था डिस्कवर। इसे केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म है ये एडेनिन प्योरिन का, ये प्लांट में नेचुरली नहीं होता है। नेचुरल साइटोकाइनिन कौन से हैं, जिएटिन, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है इसका, नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो एक्टिव सेल डिवीजन के साइट पे फॉर्म होते हैं, जैसे कि रूट एपिसिस हो गया, डेवलपिंग शूट बर्ड्स हो गया, यंग फ्रूट्स हो गया। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट, लेटर शूट ग्रोथ, एडवेंचर शूट फॉर्मेशन, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस को कम करेगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगा और सेनेसेंस को डिले करेगा। नेक्स्ट इथाइलिन क्या है, इथाइलिन जो है सिंपल गैशियस प्लांट ग्रोथ है, PGR है। ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है किसमें, सेनेसिंग टिश्यू में और रैपनिंग फ्रूट्स में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका, ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है सीडलिंग्स में, वो क्या क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है सीडलिंग का, स्वेलिंग होता है एक्सिस पे, एपिकल हुक फॉर्मेशन होता है डाइकॉट में। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स है सीडलिंग्स में, किसका, इथाइलिन का। ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को, एग्जांपल क्या है, एसिलेट करता है प्लांट ऑर्गन्स की एजिंग को, जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया। प्रमोट करता है एब्सिशन को, इफेक्ट क्या है, कॉज करता है शेडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स जो गिरते हैं, वो किसकी वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से, जैसे कि एग्जांपल लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स। फ्रूट की रैपनिंग में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक, ये क्या है, सडन राइज होता है रेस्पिरेशन में फ्रूट रैपनिंग के टाइम, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक। कौन करता है ये भी इथाइलिन करता है। ब्रेक्स डोरमेंसी, क्या करता है ये, ब्रेक करता है सीड के डोरमेंसी, बर्ड डोरमेंसी को, एग्जांपल क्या है, पीनट सीड, पोटैटो ट्यूबर्स। ये इन दो प्लांट्स में सीड डोरमेंसी और बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। प्रोमोट्स करता है इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस, इफेक्ट क्या है, रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, ये लीव्स एंड शूट्स को वाटर लेवल के ऊपर रखता है। ये देखो, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है जो प्रोमोट करता है इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस, वो है इथाइलिन। फ्लावरिंग इंडक्शन, ये कॉज करता है पाइनएप्पल एंड मैंगो में। फंक्शन क्या है, इनिशिएट करेगा फ्लावरिंग को, सिंक्रोनाइज करेगा फ्रूट सेट को पाइन एप्पल में। तो पाइन एप्पल में जो फ्लावरिंग है वो भी इथाइलिन सेट करता है। एटिफॉन क्या है, मोस्ट वाइडली यूज सोर्स है इथाइलिन का एग्रीकल्चर में। एटिफॉन कैरेक्टरिस्टिक है, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट, स्लोली रिलीज इथाइलिन है। यूज क्या है इसका, टोमेटो और एप्पल के फ्रूट रैपिंग में। एसिलेट करता है एब्सिशन को किसमें, कॉटन, चेरी एंड वॉलनट में। प्रोमोट करता है फीमेल प्लांट्स को किसमें, कुकुम्बर में। इसका बेनिफिट क्या है, यील्ड इंक्रीज होता है, ओके। एब्सिसिक एसिड क्या है, ABA, ये भी मेजर ग्रोथ इनहिबिटिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, इनहिबिट करता है किसमें, मेजर इसका रोल है एब्सिशन में, डोरमेंसी में। ये एंटागोनिस्ट टू गिबरेलिन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट कौन है गिबरेलिन का, वो है ABA। ABA प्रोमोट करेगा डोरमेंसी को जैसे, और GA क्या करेगा, ब्रेक करेगा डोरमेंसी एंड प्रोमोट जनरेशन। इंट्रैक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR में जो है वो एक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंटरली, एंटागोनिस्टिकली एंड सिनर्जिस्टिकली। ग्रोथ इनहिबिटर क्या है, वो एक्ट करते हैं जनरल इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म। इनहिबिट करते हैं सीड जर्मिनेशन को, स्टोमेटल क्लोजर को, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं, सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन करते हैं, इंड्यूस करते हैं डोरमेंसी को, ओके। एग्जांपल्स क्या है PGR रेगुलेटेड प्रोसेस का, ये है वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट्स, ओके। अब जो प्लांट का प्रोसेस है वो मल्टीपल PGR से कंट्रोल्ड होता है, जैसे कैसे एग्जांपल देख लो, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, एब्सिशन हो गया, सेनेसेंस हो गया, एपिकल डोमिनेंस हो गया। कंट्रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे जीन्स और प्लांट ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो इसको कंट्रोल करेंगे वो है लाइट एंड टेम्परेचर। मैनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट प्लांट ग्रोथ थ्रू PGRs, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कौन से जो है करेक्ट है। पार्थिलोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स, यस। Plant growth regulators can be involved in promotion as well as in inhibition, yes. Differentiation is a prerequisite for rate differentiation, yes. तो इसमें जो सही है वो है ABC. Abscisic acid is a plant growth promoter, no. Plant inhibitor है. Apical dominance promotes the growth of later buds, no. तो ये तीनों सही है, ABC. नेक्स्ट है heterophilous development in response to environment is an example of, किसका एग्जाम्पल है, वो है प्लास्टिसिटी का, ये भी अभी हमने किया है। Which plant grow regulator is known as the stress hormone, कौन सा होता है, ABA, abscisic acid.
विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रोमोट्स न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म एंड डिलेज लीफ सेनेसेंस, वो कौन सा है, वो है साइटोकाइनिन। ओके, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल जो है ब्रेकिंग करने के लिए सीड डोरमेंसी और प्रोमोटिंग जर्मिनेशन, वो कौन सा है, गिबरेलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स प्रोमोट सेल डिवीजन, वो है साइटोकाइनिन। ये भी अभी हमने क्या है, गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गैशियस वाला कौन सा है, वो है इथाइलिन, ये भी किया अभी हमने। एपिकल डोमिनेंस जो है मेनली किससे कॉज होता है, ऑक्सिन से। पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो कैन बी इंड्यूस्ड बाय, वो पार्थिनोकार्पी कैसे इंड्यूस होता है, ऑक्सिन से इंड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।